नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर सीएम 8 साल पूरे कर चुके हैं, इसलिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजधानी दिल्ली में रहेंगे और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां जनता को गिनवाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे और इसके साथ ही भविष्य का रोड मैप भी जनता के सामने रखेंगे। हम भी चर्चा कर रहे हैं इस बीच इस विषय पर कि 8 साल सरकार के कार्यकाल के कैसे रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। साल 2014 में हरियाणा में बड़ा राजनीतिक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। जी हां, पहली बार बहुमत में बीजेपी सत्ता में आई। संगठन में काम करती रही पहली बार विधायक बनी मनोहर लाल सूबे के मुखिया बने और हरियाणा की बागडोर संभाली। पहले कार्यकाल में सीएम मनोहर लाल और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा में अभूतपूर्व विकास कार्यों का दावा किया। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर वार करता रहा। 5 साल बाद साल 2019 में भी एक बार फिर से मनोहर लाल हरियाणा के सीएम बने। हालांकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत न होने के चलते जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। गठबंधन के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम करने का दावा किया गया। कुल मिलाकर इन 8 साल में हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी अलग अलग मुद्दों पर खूब हुई। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर कभी सड़क पर कभी सदन में सरकार को घेरता रहा, लेकिन सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार संपूर्ण हरियाणा के समान विकास का दावा करती रही। सीएम हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे को सरकार की नीतियों की बुनियाद बताती रही। समान विकास और अंत्योदय को विकास का मूल सिद्धांत बताया गया। ऐसे में सरकार के 8 साल, जिनमें 5 साल बीजेपी सरकार और 3 साल की गठबंधन की कामकाज को लेकर सवाल ये जरूर उठता है कि कैसा रहा सरकार का कामकाज। अलग अलग विभागों में सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रही, सरकार के सामने चुनौतियां क्या रही, 3 साल में गठबंधन का तालमेल कैसा रहा और आने वाले 2 साल में सरकार का क्या रोड मैप रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो 8 साल कुछ चुनौतियां भी लेकर आया मनोहर कार्यकाल के लिए और बहुत सी उपलब्धियां भी लेकर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजधानी दिल्ली में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा जो है वो जनता के सामने रखेंगे। इस बीच विपक्ष भी अपने रुख जो है वो काफी हमलावर अख्तियार किए हुए है। अपने तर्कश के अंदर विपक्ष ने भी एक से एक बाण सजाए हैं ताकि सरकार पर हमला किया जा सके। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बजरंग दास जी आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, 8 साल अपनी उपलब्धियों के मना रही है मनोहर सरकार, कैसे देखते हैं बतौर विपक्षी नेता इन 8 सालों को? देखिए केशव जी, ये तो नहीं कहता सरकार ने कुछ नहीं किया। इक्का दुक्का काम छोड़कर 8 साल जनता के लिए बड़े दुखदाई इस राज के अंदर रहे। लोगों को ना रोजगार मिला, 8 साल में व्यापार व उद्योग ठप हुए, ये आपके सामने है। और 8 साल में 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो चुके। इस राज के अंदर किसान भी दुखी, कर्मचारी भी दुखी, मजदूर भी दुखी, आम जनता भी दुखी। आज मुद्दा महंगाई का है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं इनका भी आंकड़ा देख रहा था, ये सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि हमने 8 साल में 1,60,000 उद्योग लगा दिए, 12,60,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं यही पूछना चाहता हूं, कौन से उद्योग के माध्यम से आपने 12,60,000 लोगों को रोजगार दे दिया? आपने एक योजना बनाई, 75% युवाओं को उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति गिना दे, 1.5 साल हो गए, एक भी व्यक्ति को, युवा को उद्योग के माध्यम से रोजगार मिला हो, एक का नाम गिना दे। दूसरी बात, जहां तक ग्राम स्तर के ऊपर
छोटे छोटे केशव जी उद्योग हुआ करते, आप देखोगे नमकीन के, बेकरी के, हैंडलूम के, यहाँ तक कि कूलर के, पंखे के, साबुन के, तेल के, लगभग सरकार की गलत नीतियों से 80-85% गांव स्तर के छोटे छोटे कदूर उद्योग बंद हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं स्थिति क्या है। गांव स्तर के मेरी माताएं थी, बहनें थी, युवाओं को, लाखों लोगों को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिलता था। ऐसी स्थिति थी, घर के अंदर नमकीन सामान बनता था, पापड़ बनती थी, बड़ियां बनती थी। कहाँ है आजकल? कोई नहीं है। तो ये स्थिति है। ये कहते हैं हमने रोजगार दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, 8 साल में मनोहर सरकार ये बता दे, एक भी उद्योगपति को कोई छूट दी, कोई रियायत दी, कोई सुविधा दी, तो कैसे उद्योग लगेंगे? आपने टैक्स बढ़ा दिए, आपने मार्केट फीस बढ़ा दी, आपने नए नए कानून बनाकर व्यापारी उद्योगपतियों को शकंजा कसने काम किया। जब आपने उद्योग लगाने के लिए कोई सस्ती जमीन नहीं दी, बिजली में सब्सिडी नहीं दी, कौन उद्योगपति, पड़ोसी राज्य का उद्योगपति या विदेशी कंपनी क्यों हरियाणा में उद्योग लगाएगी? उद्योग जब लगाएगी, जैसे यूपी सरकार ने घोषणा की है योगी जी ने, आप यहाँ उद्योग लगाइए। नंदी उद्योगपति जो भी हिसार के अंदर हमने सम्मेलन किया था, वो नंद गोपाल नंदी आया था, उसने सारी डिटेल दी मुझे। उसने कहा गर्ग साहब, हम सस्ती जमीन दे रहे हैं यूपी के अंदर, बिजली सस्ती देंगे और सुरक्षा देंगे, और हम कम ब्याज पर लोन वाली की भी पॉलिसी बना रहे हैं, और यहाँ उद्योग लगाने के लिए हमने एक को रास्ते हमने खोलने जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार को भी जरूरी है उद्योगों को लगाने के लिए ज्यादा ज्यादा छूट दे। ठीक है साहब, ठीक है। नए नए उद्योग क्षेत्र पर आपका जोर रहा है। मैं चौहान साहब से चीजें पूछता हूं, फिर मैं इस विषय पर दोबारा आऊंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है चौहान साहब। 8 साल, कुछ उपलब्धियां जो आप बताएं, क्योंकि गर्ग साहब कह रहे हैं कि इक्का दुक्के काम को छोड़कर लोग संतुष्ट नहीं है मनोहर सरकार से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अपने की पॉइंट्स जो सरकार डंके की चोट पर बताती है कि हाँ ये बदलाव हमने किए और ये हम ही कर सकते थे। देखिए केशव, कम से कम मुझे आज दिन की शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता का आभार व्यक्त करने के साथ करनी चाहिए कि उन्होंने इतना तो माना कि इक्का दुक्का काम हुए हैं। वैसे गर्ग साहब उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उस पार्टी के प्रवक्ता में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में विकास के जो काम हुए हैं पिछले 8 सालों में, उन सब के बारे में ये कह करके छोटी मानसिकता का अक्सर परिचय देते हैं कि एक ईद कोरी लागी हरियाणा में। उन्होंने ये तो कहा कि इक्का दुक्का काम हुए हैं। मैं केशव बताना चाहूंगा, गोवर्धन पूजा की सबको शुभकामनाएं देते हुए, भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए, कि पिछले 8 साल में हरियाणा में राजकाज की संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, जिसके आधार पर पिछली सरकारें हरियाणियों को गुमराह करती थी वोट लेने के लिए, और सिर्फ कामकाज में भी वही सब दिखाई देता था। जहां का मुख्यमंत्री बन गया केवल वहां विकास करेंगे, जिस जाति का मुख्यमंत्री हो गया केवल इसकी सुनी जाएगी, झोले के बिना नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें होती थी 2014 से पहले के हरियाणा। आज का हरियाणा हम ये कह सकते हैं वो सुशासन वाला हरियाणा है, जिस हरियाणा में जाति, जिला, झोला इनकी चिंता किए बिना हर प्रतिभावान हरियाणवी नौजवान नवयुवती को सरकारी नौकरी मिल सकती है। और इन 8 सालों में हमने कांग्रेस के 2 कार्यकाल और इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के 6 साल का कार्यकाल, उससे ज्यादा सरकारी क्षेत्र की नौकरियां दी हैं। आंकड़े हैं, मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये हमसे ज्यादा शासन करके गए हैं बजरंग जी, लेकिन इनका नौकरियों का आंकड़ा हम बहुत पहले पार कर चुके हैं सरकारी क्षेत्र की नौकरियों का। हरियाणा का गांव केशव भाई वो पहले से बेहतर गांव है। अगर इन्होंने हरियाणा के हर घर हमारे आने से पहले नल से जल पहुंचा दिया होता तो वर्तमान सरकार को मनोहर जी के नेतृत्व में इस काम के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आज जब
मनोहर जी के शासनकाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं गर्व से ये बात कह रहा हूं केशव भाई कि हरियाणा में अब कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव की मेन बॉडी जिसे कहते हैं, डेरे ढांचा छोड़कर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके हर घर तक हम नल से शुद्ध पेयजल न पहुंचा पाए हों। तो हमने हर घर नल से जल पहुंचाया है। हमने 6000 के लगभग हरियाणा के गांवों में 24 घंटे बिजली की आबाद आपूर्ति की है। बजरंग दास गर्ग जी इसको छोटा काम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दशकों तक के शासनकाल में एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं दी। ये पावन कार्य हरियाणा के गांवों को रोशन करने का, जगमग करने का, वो मनोहर जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। वो कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में आपने क्या किया, उनका सवाल है कि रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, लोगों को कितना रोजगार दिया। मैंने रोजगार की बात बताई थी आपको। उद्योगों को लेकर खासतौर पर चिंतित हैं, वो उद्योगपतियों की चिंताओं को बता रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या बजरंग जी मान रहे हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों को रोजगार दिया है सरकारी क्षेत्र में? इन्होंने स्वीकार किया क्या? ये कभी मानते हैं क्या? हमने हरियाणा के उद्योगों को पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं दी हैं, ये मानेंगे नहीं। हमने हरियाणा की जो उद्योगपतियों के लिए ऐसी व्यवस्था की है जहां इंस्पेक्टरी राज हावी नहीं रहता, जहां भ्रष्टाचार नहीं है। उद्योगपतियों के लिए उद्योग लगाने का मार्ग वो सरल और सुगम किया है। तो हमने किया ना साहब, ये स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा में हर क्षेत्र में केशव भाई पिछले 8 साल में तरक्की हुई है। मैं तो गांव का आदमी, इसलिए गांव की बात कर रहा था, आपने मुझे टोक दिया। गांव में क्या क्या बेहतर हुआ है, एक आध वाक्य और अगर आप मुझे जोड़ने की अनुमति दें। जल्दी से पूरा कीजिएगा चौहान साहब। हाँ, गांव में हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया, तो इन 8 सालों में मनोहर जी की सरकार ने पहुंचाया। 6000 से अधिक हरियाणा के गांव में 24 घंटे शहरों की तरह आबाद निर्बाध बिजली की आपूर्ति की, तो मनोहर जी की सरकार ने इन 8 सालों में की। गांव के तालाब जोहड़ वो बहुत बुरी अवस्था में थे, घरों में पानी उनका वापस जाता था। हमने तालाब में पानी उनका वापस जाता था। हमने तालाब प्राधिकरण गठित करके हरियाणा के करीब 25,000 तालाबों को दुरुस्त करने का, बेहतर बनाने का सिलसिला शुरू किया और हर जिले में 75 अमृत सरोवर इन तालाबों में से चुनकर हम बना चुके हैं। हर गांव के तालाब जोहड़ को बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तालाब और जोहड़ वो गांव के इकोसिस्टम का अभिन्न अंग है। गांव की जीवन रेखा भी आप उसे कह सकते हैं। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने दी साहब। आप तो ये कह रहे थे बजरंग दास जी के पंचायतों में पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुनकर आए, ये प्रतिगामी कदम है। आपने विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ठीक है चौहान साहब, मैं जवाब लूंगा सवालों का। ये निर्णय, उससे पहले मैं राजकुमार जी के पास जा रहा हूँ। एक वाक्य पूरा हो लेने दीजिए बस। मैं ठीक है, बहुत जल्दी से सर, आगे भी बढ़ना है, जल्दी से एक वाक्य केवल पूरा हो लेने दीजिए, अधूरा रह गया। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने गए पढ़ी लिखी सुशिक्षित पंचायतों के लिए। ये लोग विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे ना ना ना, यो ना करियो, गलत हो जाएगा। तो हमने हरियाणा की हर संभव बेहतरी की दिशा में कदम उठाए। हर संभव बेहतरी, ठीक है। राजकुमार जी के पास आता हूं मैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी। राजकुमार जी, सरकार की अच्छाई या बुराई की रैंकिंग तुलनात्मक ही की जाती है पिछली सरकार और अब की सरकारों के बीच में। मनोहर सरकार के 8 साल के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए केशव जी, मेरा मानना यह है कि जो रोजमर्रा की शासन व्यवस्था है वो चलाने का काम तो प्रशासनिक ढांचे का है, नौकरशाही के ढांचे का है, वही चलाता है। राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी, जवाबदेही और भूमिका शुरू होती है उसको सही दिशा देने से, कि आप उसमें गुणात्मक परिवर्तन क्या लाते हैं। तो अगर हम उस कसौटी पर सरकार को कसना चाहें तो इस सरकार ने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की कोशिश तो की है। इससे अगर आप ईमानदारी से देखें, पूर्वाग्रह मुक्त होकर देखें, तो शायद उनके राजनीतिक विरोधी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। व्यवस्थागत बदलाव की अगर बात करें
मोटे तौर पर शायद पहली बार प्रौद्योगिकी का इतना सही इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई। जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, चाहे तबादलों का हो, मेरिट पर भर्ती का हो या टाइम बाउंड सर्विसेज का हो, ये वो कदम है जो आपको कागज पर शायद उतने गहरे नजर ना आए, उतने बड़े नजर ना आए, लेकिन जब ये लागू होते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है और आम आदमी तक पहुंचता है। दूसरी, अगर परसेप्शन की बात करें, राजनीति में परसेप्शन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हरियाणा की छवि क्या रही? परिवारवाद के किस्से हम सुनते रहे, भ्रष्टाचार के किस्से हम सुनते रहे, भाई भतीजावाद के किस्से हम सुनते रहे, क्षेत्रवादी सोच के साथ सरकार के काम करने की बातें हम सुनते रहे विकास के मामलों में। क्या इन 8 सालों में इस तरह का कोई गंभीर आरोप लगा? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों की आप कह सकते हैं कई घोटाले उजागर हुए, बेशक हुए, लेकिन आप उसको पाएंगे कि 80 से 90% तक जो घोटाले उजागर हुए वो सरकार की अपनी कार्रवाई से हुए। तो अगर वो घोटाले उजागर किए सरकार ने, तो आप उससे सरकार की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। सरकार की मंशा नहीं थी, फिर भी कुछ गलत हो रहा था तो सरकार ने उसको उजागर करने की कोशिश की। तो इन 8 सालों को मैं इस नजरिए से देखता हूँ। एक तो होता है कि रोजमर्रा की चीजें आपने लोकसभा में घोषणाएं कर दी, वाहवाही बटोर दी, वो एक तात्कालिक लाभ होता है, तात्कालिक दृष्टि की बात होती है। एक होती है दूरदृष्टि, जिसके साथ आप सोचते हैं कि हमको व्यवस्था को बदलना है, समाज को बदलना है, उसके लिए आपको बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, दीर्घकालीन नीतियां बनानी पड़ती है, जिनका परिणाम आने में समय लगता है। एक उदाहरण में समाज की दृष्टि से बात करें जी, हरियाणा की बहुत खराब छवि देश में और दुनिया में उभरती थी जब हम लिंगानुपात की बात करते थे, यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जन्म दर या उनकी संख्या। आप देखिए 8 साल में वो 873 से जाके 900 के पार पहुंच गई। ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल हो सकता है वोट राजनीति के दृष्टि से बड़ा मुद्दा ना हो, लेकिन सामाजिक बदलाव की दृष्टि से बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखें परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय, आयुष्मान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये वो कदम है जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाते हैं। हम किसी वर्ग से किसी बात ना करें, सबकी चिंताएं एक स्तर तक समान होती है। तो ये सरकार की दिशा जो हम समझ सकते हैं 8 साल बाद, वो ये है कि समाज में, शासकीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाएं जिसका दूरगामी असर हो और हर व्यक्ति तक उसका वांछित लाभ पहुंचे। ठीक है, गर्ग साहब आता हूं आपके पास, रखिए अपनी बातें। केशव जी, राजकुमार जी ने अपनी बात बताई, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र जी ने। मैं 2 मिनट चाहूंगा थोड़ी इनकी बात को भी बताने के लिए। जैसे राजकुमार जी ने कहा कि जो भी घोटाले हुए वो सरकार ने उजागर किए। मेरे साथी राजकुमार जी को बताना चाहता हूं, जहां रजिस्ट्रियां बैन थी कोरोना के समय में, जो अरबों रुपए की रजिस्ट्री हुई वो किसने उजागर किए? ये विपक्ष ने उजागर किए। पुलिस कस्टडी के अंदर शराब बिक गई, करोड़ों रुपए की शराब, वो किसने उजागर किए? वहां के ठेकेदार ने उजागर किए। इतना मोटा घोटाला, पुलिस कस्टडी में शराब बिक गई। जब धान घोटाला आरोप का हुआ, वो किसने उजागर? सरकार ने उजागर नहीं किया, किसानों ने उजागर किया। किसानों ने बताया 1960 रुपए एमएसपी थी, हमारे को 1600, 1500, 1700 रुपए दिए। इतना बड़ा घोटाला हो गया। मार्केट कमेटी सप्लाई अधिकारियों मिलकर ये चूना लगाया गया। बिलिंग 1960 रुपए की, साइन 1960 रुपए के, दिए गए कम। ये सारे घोटाले जो हुए, ये खनन ये हम उजागर कर रहे हैं। ये बातें कहने के लिए कुछ हो रहा है, बताने के लिए कुछ हो रहा है। आप इस सरकार के ऊपर ले लो, कभी जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़े पे टैक्स लगानी, चीनी पर लगानी, खाद पर लगानी, दूध पर लगानी, दही पर लगाने। इन लोगों ने खाद्य वस्तु, कपड़े के ऊपर टैक्स लगाकर, चीनी पर लगाकर, दूध दही पर लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया। जिन वस्तुओं 5% बेचकर हुआ करता, उन्हीं वस्तुओं पर 18 पर 28% टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ घेरने का काम किया है। पहले से महंगाई
बढ़ी है आपके सामने, कोई बात नहीं करेगा महंगाई के ऊपर, महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी की मैंने कहा, सरकार ने कहा 12,60,000 हमने युवाओं को उद्योग के माध्यम से रोजगार दिए। आप गिना दो, आप 60,000 ही गिना दो, 12 लाख तो बहुत बड़ी बात है। मैं आंकड़े दे रहा हूं, कौन कौन सी फैक्ट्रियां बंद हुई, कहां कहां से लोगों को रोजगार छीना गया, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। और उस आंकड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां तक कि देखिए, आज जो सरकार जो पॉलिसी बनाने जा रही है, मैं नहीं कहता कि सरकार की नीयत में खोट है, मगर सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं है। सरकार ने कहा सिंगल विंडो सिस्टम, मेरे राज्य कहा था सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया और आप वहां पे अप्लाई करो, अपने ऑटोमेटिक काम होगा। काम नहीं होगा तो ऊपर इंक्वायरी होगी। फिर मैं बताना चाहता हूं, एक साल तक लोग धक्के खा रहे महकमों में, अप्लाई करने के बावजूद। सीएम विंडो में शिकायत कर लो, उसकी सुनवाई नहीं होती। आप कहते हो सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, मैं तो आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। आज सिस्टम क्या है, आज अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, जनता दुखी है महंगाई से। ये सरकार कहती थी हमारी सरकार आने दो, हम गैस रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपया देंगे, वही 410 रसोई गैस सिलेंडर 1070 कर दिया। ये कहते थे पेट्रोल डीजल 60 रुपया बहुत ज्यादा है, हमारी सरकार आने दो 35 रुपये कर देंगे। मैं जवाब लेता हूँ, अभी हरियाणा सरकार पर बात करें, केंद्र पर नहीं। यहाँ महंगाई पर कुछ लगा। मैं जवाब लेता हूँ चौहान साहब से। चौहान साहब हरियाणा के लिए, हरियाणा को लो आप। हाँ ठीक है, मैं आपके इतने सवालों का जवाब ले लूँ। जैसा पहले इतने सवालों का जवाब ले लूँ, वरना बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, समय हो नहीं पाएगा। जल्दी से पॉइंट दूंगा, सिर्फ छोटा सा। जल्दी। इन्होंने सब्जी फल पे कांग्रेस राज ने टैक्स मुक्त किया था। इन्होंने राज मंत्री सब्जी और फलों पर 2% जल्दी से जवाब दीजिएगा। धान पर 1% मार्केट फीस। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। चौहान साहब, जवाब दीजिएगा, 2 से 2.5 मिनट दे पाऊंगा सर। ठीक है गर्ग साहब प्लीज, समय कम है। चौहान साहब रखिए अपनी बात, 2 से 2.5 मिनट सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जब सामने वाला व्यक्ति यानी बजरंग दास गर्ग वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो तो वो सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार लेगा ईमानदारी से, इस बात की उम्मीद करना बजरंग जी से भी और किसी भी प्रतिपक्ष के नेता से ये बेमानी है। मैं उस तरह की अपेक्षा इनसे भी नहीं रखता। परंतु जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको आप सरेआम टेलीविजन पर बैठकर नकारेंगे तो पकड़े खुद जाएंगे। सुनिए मित्रवर, बीच में नहीं, कुछ बिंदुओं को छूते हुए निकलूंगा, बहुत सारी बातें हैं करने को। बजरंग दास जी गर्ग बड़े उल्लास के साथ, बड़े आक्रोश में आकर, उल्लास के बजाय आक्रोश सही शब्द है, ये कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कोई उसकी चर्चा नहीं करता। साहब, सारी दुनिया में संकट आया कोरोना का, उसका सब अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ा। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सब पर असर पड़ा। उस सब के बावजूद मेरे देश की, मेरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने सारी दुनिया से बेहतर ढंग से तरक्की की है, प्रदर्शन किया है। मैं केवल एक आंकड़ा आपको ध्यान करा रहा हूं बजरंग दास गर्ग जी। इन्फ्लेशन रेट, अगर आप महंगाई की दर 2008-9, 9-10, 13-14 उसके आंकड़े उठा लें तो आपके राज्य में महंगाई की दर आज से ज्यादा थी। दहाई का आंकड़ा भी उसने कई बार पार किया। और हमारे शासनकाल में कम से कम आज की तारीख में ये 6-7% के बीच है, तो भी आप बिलख रहे हैं। तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत, दुष्प्रचार से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। झूठ कैसे कैसे बोलते हैं, सीएम विंडो से कुछ हासिल नहीं हुआ। लाखों की संख्या में, हम तो आंकड़े देते हैं हर 100वें दिन, लाखों की संख्या में हरियाणवी, उनको चंडीगढ़ जाना ना पड़े, उनकी शिकायतें घर बैठे उनके अपने स्थान से सुन ली जाए, ऑनलाइन सुन ली जाए, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो, यही सरकार के कार्यकाल में संभव हुआ है। आंकड़े आपके सामने हैं। फसल की खरीद, केशव भाई हरियाणा के किसान की, इनसे पूछिए ये कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदते थे, हम 14 फसलें खरीदते हैं। इनसे पूछिए क्या ये हरियाणा के किसान की खुशी के लिए उसका पैसा सीधे खाते में डालने की हिम्मत जुटा पाए थे। हमने हरियाणा के किसान की फसल का दाम सीधे उसके खाते में डालना शुरू किया। किसान का चेहरा खिला हुआ है और ये हमको किसान विरोधी बताते हैं।
हमने भावांतर भरपाई योजना शुरू की सब्जियों में, इन्होंने दी थी क्या? कोई इनसे पूछने वाला हो। पेंशन, मरे हुए मृत व्यक्तियों की पेंशन इनके राज में कई कई साल तक इनके नेता कार्यकर्ता और अफसर मिलकर के खा जाते थे। हमने पारदर्शी व्यवस्था की है। पेंशन निर्धारित समय पर व्यक्ति के खाते में पहुंचती है। हरियाणा के किसान को इस शासन में राजकुमार जी के पास देश के अन्य किसानों की तरह सम्मान निधि उसके खाते में मिल रही है। राजकुमार जी, इनके कार्यकाल में स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा फर्जी दाखिले थे साहब। ठीक है, फर्जी दाखिले, फर्जी दाखिले थे इनके कार्यकाल में, फर्जी पेंशन थी इनके कार्यकाल में। 1 रुपया चलता था केशव जी दिल्ली से। एक वाक्य बोलने दीजिए केवल, इनके एक वाक्य, सिंगल सेंटेंस, 1 रुपया दिल्ली से चलता था बजरंग, एक रुपया दिल्ली से चलता था, बजरंग जी के गांव में पहुंचता था 15 पैसे। अब 2000 नरेंद्र मोदी देते हैं, हरियाणा के किसान के खाते में टन से 2 के 2000 आते हैं। इसको परिवर्तन करेंगे कि नहीं? सर ठीक है, राजकुमार जी एक फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए केशव जी, हम हरियाणा सरकार के साल की उपलब्धियों की बात करें, किसी भी सरकार के कार्यकाल का आकलन करें, एक बात हमें इस दौरान जरूर याद रखनी पड़ेगी कि लगभग 2 साल की अवधि कोरोना काल में ऐसी गुजरी है जो अप्रत्याशित थी पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया की गति, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें या बाकी क्षेत्रों की बात करें, थम के रह गई थी। तो हम उसको ध्यान में रखें। 8 साल में, जैसे मैंने पहले कहा, सरकार की बदलाव की मंशा दिखती है, गंभीर कोशिशें दिखती हैं, उनके कुछ के परिणाम सामने हैं, कुछ के सामने आने में समय लगेगा। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि शेष जो 2 साल हैं उनके लिए रोड मैप ऐसा बने जिसमें रफ्तार भी तेज हो, परिणाम भी जल्दी मिले और जनता तक सीधे लाभ पहुंच पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर चौहान, बजरंग दास जी, राजकुमार जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।